हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो आज का जो वीडियो है वो रहेगा एमसीक्यूज ऑन लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड पर आपके लिए दो क्वेश्चंस है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज ऑन लॉ ऑफ प्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज स्पेशली concerned with options. Option A is the long run production function, option B is the short run production function, option C is change in all factors of production and option D is constant return to scale. तो इसका जो राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपना जो राइट आंसर वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। जो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एंड टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। बताइएगा कि कौन से स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर जाता है और जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है मगर इंक्रीजिंग रेट से। ऑप्शन ए इज स्टेज 1, ऑप्शन बी स्टेज 2, ऑप्शन सी इज स्टेज 3 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी स्टेज 1। स्टेज 1 में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है और जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है मगर इंक्रीजिंग रेट के साथ। तो ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज नेगेटिव व्हाट हैपन्स टू टोटल प्रोडक्शन। जब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है स्टेज 3 में, तो उस टाइम पे टोटल प्रोडक्शन के साथ क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन की पोजीशन क्या होती है उस टाइम। ऑप्शन ए इज इट इंक्रीजेज, ऑप्शन बी इट रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी इट स्टार्ट्स डिक्लाइन, ऑप्शन डी इट आल्सो बिकेम नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी इट स्टार्ट्स डिक्लाइन। तो डिक्लाइन ये कर जाता है जब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है, तो जो ये टोटल प्रोडक्शन है ये डिक्लाइन करता है उसी टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव। कौन सी स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइनिंग कर जाता है मगर उस टाइम वो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज स्टेज 1, ऑप्शन बी स्टेज 2, ऑप्शन सी इज स्टेज 3 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी स्टेज 2 में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन हो जाता है बट पॉजिटिव रहता है, और स्टेज 3 में जो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये याद रखना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स टू द टोटल प्रोडक्ट इन स्टेज 3 ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, तो जो टोटल प्रोडक्ट है थर्ड स्टेज में इसका क्या होता है। ऑप्शन ए इज इट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ऑप्शन बी इट बिकम्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी इज इट बिगिन्स टू डिक्लाइन, ऑप्शन डी इज इट रीचेस इट्स मैक्सिमम। तो थर्ड स्टेज में हमें बताना है टोटल प्रोडक्ट इसका क्या होता है जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट बिगिन्स टू डिक्लाइन। तो थर्ड स्टेज में ये डिक्लाइन होता है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये थर्ड स्टेज में जो नेगेटिव हो जाता है, और जो ये टोटल प्रोडक्ट है ये थर्ड स्टेज में डिक्लाइन हो जाना स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द पॉइंट वायर एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम। हमें बताना एवरेज प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है। ऑप्शन ए इज एम पी ग्रेटर देन ए पी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इज एम पी इज लेस देन AP, ऑप्शन सी इज MP इज इक्वल टू AP एंड ऑप्शन डी इज MP इज इक्वल टू 0। हमें बताना मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट का ये जब किस टाइम पे किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर चेक करेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी MP इज इक्वल टू AP। जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होगा तो उस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्जिनल प्रोडक्ट में भी 0 और नेगेटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट 0 भी होता है और नेगेटिव भी, बट एवरेज प्रोडक्ट टू बी। और हमें पता ना एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है इन ऑप्शंस में। ऑप्शन ए इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी इज नेगेटिव, ऑप्शन सी इज कांस्टेंट, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ देम। तो आपको बताना है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए तो आप कह सकते हैं, अपने कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी पॉजिटिव।
जो एवरेज प्रोडक्ट है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये कभी नेगेटिव में नहीं जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट है जो ज़ीरो भी और नेगेटिव भी हो जाता है, बट एवरेज प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेटर्स इन। जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये किसमें ऑपरेट करता है? ऑप्शन ए इज मार्केट पीरियड, ऑप्शन बी शॉर्ट रन, ऑप्शन सी इज लॉन्ग रन, ऑप्शन डी इज सिक्युलर पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये किस में डील करता है। ऑप्शन सी यानी लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये इसमें लॉन्ग रन में ये डील करता है। जैसे हमने देखा है लॉ ऑफ वेरिएबल, वो वेरिएबल रिटर्न जो है वो शॉर्ट रन में डील करता है, और जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये लॉन्ग रन में ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लॉन्ग रन द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन। जो लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये रिलेशन किसके बीच में रिलेशन ये एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए इज फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी इज चेंज इन वन वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट keeping other inputs fixed, option C the cost and total revenue in short run, option D proportionally change in all inputs and resulting change in output। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी proportionally change in all inputs and resulting change in output। जब भी हम इनपुट में मतलब चेंज करेंगे तो हमें वो रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट में भी चेंज देखने को मिलेगा। कौन से लॉ है? लॉ ऑफ रिटर्न्स स्केल, इसमें ये हमें देखने को मिलेगा। जब भी हम अगर हम इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें आउटपुट में देखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कर्व शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ऑप्शन ए इज इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन बी इज आइसोकाउंट करो, ऑप्शन सी इज डिमांड करो एंड ऑप्शन डी इज कॉस्ट करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी आइसोकाउंट करो shows all possible combination between two inputs that yield the same level of output. Next question is question number 11. In isocount analysis, the given technique factor of production can be used with. Option A minimum efficiency, option B is maximum efficiency, option C is constant efficiency and option D is negative efficiency। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मैक्सिमम। जो ये आइसोकाउंट जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो इसके टेक्निक में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइसोकाउंट कर्व स्लोप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोकाउंट जो कर्व है ये इसका जो कर्व है वो उसको स्लोप हमें बताना है। ऑप्शन ए इज अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन बी इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन सी इज डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन डी इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो आइसोकाउंट कर्व है इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड स्लोप करता है बट लेफ्ट टू राइट, याद रखना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटेंट आइसोकाउंट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ तक तो ठीक है क्वेश्चन। हैज़ ए नेगेटिव स्लोप, ये भी है इसमें कि जो आइसोकाउंट कर्व है ये स्लोप डाउनवर्ड्स और लेफ्ट टू राइट, और ये नेगेटिव, इसका जो स्लोप है ये नेगेटिव है। बिकॉज क्यों? इंक्रीजिंग द यूज ऑफ वन इनपुट अलाउज द फर्म टू इंक्रीज आउटपुट indefinitely. Option B is both inputs have negative marginal product in economic region of production. Option C is to keep total output constant and increase in one input must be balanced by decreasing in other input. Option C is capital is always more expensive than labor. तो इसका जो right answer है वो है option C, to keep total output constant and increase in one input must be balanced by a decrease in other input. इसका मतलब है कि अगर हम लेबर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लेंगे, लेबर और कैपिटल, अगर हम लेबर को इंक्रीज करेंगे तो हमें बैलेंस करने के लिए कैपिटल को डिक्रीज करना होगा ताकि जो प्रोडक्शन है वो बराबर उसमें बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो लेबर को हमें अगर हम इंक्रीज करना है तो कैपिटल को हमें ज़रूरी उसके लिए डिक्रीज करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोकाउंट कर्व और डैश फ्रॉम ऑरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बताना है जो आइसोकाउंट कर्व है ये क्या है ऑरिजिन से। ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी इज कन्वेक्स टू ऑरिजिन, ऑप्शन सी इज एल शेप्ड, ऑप्शन डी इज कनकेव टू द ऑरिजिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कन्वेक्स टू ऑरिजिन, आइसोकाउंट कर्व और कन्वेक्स टू ऑरिजिन, कन्वेक्स फ्रॉम ऑरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोकाउंट्स आर यूजुअली कन्वेक्स टू ऑरिजिन ड्यू टू, हम क्वेश्चन बता रहा है कि जो आइसोकाउंट्स कर्व है ये कन्वेक्स टू ऑरिजिन होता है, क्यों? ड्यू टू ऑप्शन ए इज डिमिनिशिंग MRTS, ऑप्शन बी इज इंक्रीजिंग MRTS, ऑप्शन सी इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन डी इज फिक्स्ड फैक्टर प्रोपोर्शनल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी डिमिनिशिंग MRTS, मार्जिनल रिटर्न्स टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस, MRTS, ये आइसोकाउंट्स में इसका जो यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है इसमें जो फैक्टर्स होते हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और, वो क्या होते हैं? मतलब जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है इसमें जो फैक्टर्स हैं ऑल फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्सड होते हैं, ऑप्शन बी वेरिएबल होते हैं, ऑप्शन सी एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्सड, ऑप्शन डी एटलीस्ट वन फैक्टर इज वेरिएबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इसमें जो सारे फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। दिए गए ऑप्शंस में हमें बताना है कौन सा नहीं है फेज रिटर्न्स टू स्केल का। ऑप्शन ए इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ऑप्शन बी इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ऑप्शन सी इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ऑप्शन डी इज नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। बाकी जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये फेजेस ये 3 फेजेस होते हैं रिटर्न्स टू स्केल में, और नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इन विच रिटर्न्स टू स्केल इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1%, आउटपुट इंक्रीजेस एग्जैक्टली बाय 1%। कौन से जो रिटर्न्स टू स्केल में अगर हम एक इनपुट को इंक्रीज करेंगे 1% से और आउटपुट हमें बताना है कि उसमें आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा 1%, हमें बताना है ये किस में, ये लॉ किस में एप्लीकेबल है। ऑप्शन ए इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ऑप्शन बी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ऑप्शन सी इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कांस्टेंट रिटर्न्स स्केल में जब भी हम 1% इनपुट इंक्रीज करेंगे तो हमें रिजल्ट में उसका 1% आउटपुट मिलेगा। जो ये इंक्रीजिंग टू स्केल, इसमें अगर हम 1%, ऑप्शन नंबर ए, अगर हम इसमें 1% इंक्रीज करेंगे इनपुट तो हमें 1% से ज़्यादा, मोर देन 1% हमें मिलेगा इसका जो आउटपुट। और जो ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, अगर हम इसमें 1% इंक्रीज करेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में इनपुट में, तो आउटपुट में हमें 1% से कम, लेस देन 1% आउटपुट हमें वहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट पॉइंट डज ए प्रोड्यूसर अचीव द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स टू मैक्सिमाइज आउटपुट फॉर ए गिवन बजट। प्रोड्यूसर को एक बजट दिया हुआ होता है तो वो जो लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स वो यूज़ करते हैं ताकि आउटपुट को वो मैक्सिमाइज करें। हमें बताना है कब। ऑप्शन ए इज व्हेन द मार्जिनल rate of technical substitution equals the factor price ratio. Option B is when the marginal product of labor equals the marginal product of capital. Option C is when the marginal rate of technical substitution is greater than the factor of price ratio. Option D is when the isocount curve is concave to the origin. तो जो isocount curve ये convex to origin होता है, ये ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर यहाँ पर चेक करेंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन A is the right answer. When the marginal rate of technical substitution equals the factor price ratio, जब marginal rate of technical substitution equal
होता है फैक्टर प्राइस रेशियो से, तो उस टाइम मैक्सिमाइज जो आउटपुट अचीव करता है एक प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। Cobb Douglas production function considered labor contribute dash of production and the capital contributors dash of production। कॉब डोगलास इसने एक थ्योरी दी है प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड, तो इसने कंसीडर किया है कि लेबर कितना कंट्रीब्यूट करता है एक प्रोडक्शन में और कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करता है एक प्रोडक्शन में। तो ऑप्शन ए इज़ 3/4 एंड 2/4, ऑप्शन बी इज़ 2/4 एंड 1/4, ऑप्शन सी इज़ 3/4 एंड 1/4 एंड ऑप्शन डी इज़ 1/4 एंड ऑप्शन 1/4 एंड 2/4। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 3/4 एंड 1/4। जो लेबर कंट्रीब्यूट करता है वो करता है 3/4, 3/4 एंड जो लेबर जो कैपिटल वो करता है 1/4। Next question is a Cobb-Douglas production function Q is equal to AL alpha K beta shows increasing returns to scale if option A is alpha plus beta is equal to 1, option B is alpha plus beta less than 1, option C is alpha plus beta greater than 1, option D is alpha into beta is equal to 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इकोनॉमिस्ट defined production as a creation of utility। Option A is Adam Smith, option B is Alfred Marshall, option C is JSA, option D is Lyon Robbins। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी अल्फ्रेड मार्शल ने जो प्रोडक्शन को डिफाइन किया क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। टेक्निकल इकोनॉमीज of scale results from option A is higher interest rates, option B use of specialized and superior machinery, option C is high advertising costs, option D is small scale production। जो टेक्निकल इकोनॉमीज है ऑफ स्केल, ये रिजल्ट क्या है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है हमें बताना है। ऑप्शन मैंने आपके सामने पढ़े, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड सुपीरियर मशीनरी। ये डिफाइन करता है किसको, टेक्निकल इकोनॉमीज को, इससे रिजल्ट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निकल इकोनॉमीज एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ कैपिटल और ऑल टाइप्स ऑफ विच इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑप्शन ए इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑप्शन बी इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑप्शन सी इज इंटरनल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऑप्शन डी इज एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। टेक्निकल इकोनॉमीज एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ कैपिटल, ये दोनों ही इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हैं, टाइप्स है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। बल्क परचेजिंग डिस्काउंट्स obtained by a large firm on raw material purchases represent which type of economy। बल्क परचेजिंग, एक फर्म है वो बल्क परचेजिंग करता है ताकि उसको डिस्काउंट मिलेगी किस पे, रॉ मटेरियल पे। जब वो रॉ मटेरियल खरीदेगा बल्क में खरीदेगा, सोल्ड करेगा, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी में। ऑप्शन ए टेक्निकल इकोनॉमी, ऑप्शन बी इज मैनेजरियल इकोनॉमी, ऑप्शन सी इज पिक्यूनरी मॉनेटरी इंटरनल इकोनॉमी, ऑप्शन डी इज एक्सटर्नल इकोनॉमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी पिक्यूनरी मॉनेटरी इंटरनल इकोनॉमी। जो ये बल्क परचेजिंग होते हैं रॉ मटेरियल्स का, ये एक कंपनी इंटरनली करता है, तो इसमें कोई एक्सटर्नल इसमें कोई टच नहीं होता है, ये इंटरनल प्रोसेस होता है। तो इसमें मॉनेटरी यानी पैसे वैसे लगते हैं, तो ये इसीलिए ये इंटरनल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26 एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑकर व्हेन। External economies of scale occurs when a firm increases in its internal division of labor. Option B average cost failures for all firms in an industry as entire industry expands. Option C is a firm diversifies into multiple unrelated business sectors. Option D is executive management overhead increase faster than total revenue। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी एवरेज कॉस्ट फॉलोज फॉर ऑल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री एज एंटायर इंडस्ट्री एक्सपेंड। जब एक इंडस्ट्री एक्सपेंड करता है तो इसके जो बढ़ जाते, तो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल करता है, वो गिर जाते हैं। तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल में ये सब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 विच
What is considered the primary driver of internal diseconomies of scale in large corporations? Option A is loss of bulk purchasing leverage. Option B is regional traffic congestions and high land costs. Option C is coordination, communication, and managerial control bottlenecks. Option D is inability to purchase specialized machinery. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड मैनेजरियल कंट्रोल बोटल नेक्स्ट. Next question is, if a production process exhibits economies of scale initially followed by constant returns and eventually diseconomies of scale, the long run average cost LAC curve will be. Option A is inverted U-shaped. Option B is flat horizontal line. Option C is strictly upward sloping. Option D is U-shaped और dish shaped. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी U-shaped और dish shaped. अब हमारे पास बचे दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30. तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ूंगा और आपको इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताना है. क्वेश्चन नंबर 29 इज, इफ MP यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन AP, देन ऑप्शन ए इज AP मस्ट बी राइजिंग. ऑप्शन बी इज AP मस्ट बी फॉलिंग. ऑप्शन सी AP इज एट पीक. ऑप्शन डी इज TP इज फॉलिंग. तो इसका राइट आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 29 लिखकर और कमेंट करके हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 30, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज आल्सो नोन एज. तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है अभी, तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा. तो ऑप्शंस पढ़ेंगे यहाँ पर. ऑप्शन ए इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. ऑप्शन बी इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. ऑप्शन सी इज लॉ ऑफ सप्लाई एंड ऑप्शन डी इज लॉ ऑफ डिमांड. तो आप क्वेश्चन नंबर 30 लिखकर हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बता सकते हैं. तो ये था आज का हमारा वीडियो MCQs ऑन लॉज ऑफ प्रोडक्शन पर. आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा. तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.